नमस्कार। आज मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ, कैसे लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है और कितनी बदल जाती है। बात सन 2001 की है। हम जापान गए हुए थे ग्लोबल डेवलपमेंट अवार्ड लेने के लिए। हम से मेरा मतलब है यहाँ पर ये सुधीर रंजन मोहंती, जो उस समय एवीएन के अध्यक्ष थे, एमडी थे मध्य प्रदेश में, और श्री डीएस माथुर जो हेल्थ सेक्रेटरी थे, और मैं, जिन्होंने उनको प्रोजेक्ट बनाने में सहायता की थी। हम 3 लोग जापान गए हुए थे। ग्लोबल डेवलपमेंट अवार्ड, जो उस समय का सबसे बड़ा अवार्ड था नोबेल प्राइज के बाद। आज भी वो सबसे ज़्यादा पैसे ग्लोबल डेवलपमेंट अवार्ड में मिलते हैं। उस समय $1.25 लाख के आसपास का अवार्ड था। अब इस पूरी कहानी में मुख्य पात्र जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगा उनके बारे में। उसके पहले मैं आपको थोड़ा अवार्ड के बारे में बताता हूँ। ये डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलप्ड देशों में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, बट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो हमें विकासशील देश जिन्हें हम कहते थे, उन देशों में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जनता की भलाई के लिए और जनता के काम आए, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, और जो आज हम जिन्हें स्टार्टअप और ये वो कहते हैं, ये उस तरह के एनजीओ सेक्टर के स्टार्टअप होते थे। तो उसके लिए, ये आज से 20-25 साल पुरानी कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता था ताकि इस तरह के लोगों को और एनकरेज किया जाए। तो हम गए थे, इंडिया थे एक्चुअली। वो पूरे विश्व में ज़्यादातर अफ्रीका, एशिया और ऐसी कॉन्टिनेंट्स में जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ऐसी जगहों से ये चुने जाते थे। तो उसके पहले ये जापानीज़ गवर्नमेंट का अवार्ड है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से वो कर रहे थे। और उसके पहले जब आपकी एक शॉर्ट लिस्टिंग होती कि हमारा ये प्रोजेक्ट है और हमने ये काम किया है, और चाहे सरकार से मदद लेके किया हो या चाहे अपने आप ही किया हो, दोनों सेक्टर में अलाउड था। उसके पहले बहुत लोग अप्लाई करते हैं उस अवार्ड के लिए, वो पहला मौका था, फर्स्ट ग्लोबल डेवलपमेंट अवार्ड था। तो उसमें मेरा ख्याल है कि करीब 100-125 एंट्री आई थी। उसके लिए उनने शॉर्टलिस्ट बनाई। फिर शॉर्टलिस्ट के बाद वो जाके ऑन ग्राउंड चेक कर रहे थे। वहाँ से वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ लोग आए, फिर दिल्ली से कुछ लोग आए, जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग आए, जिन्होंने आपने जो रिपोर्ट किया है उसकी ज़मीनी हकीकत उन्होंने जानने के लिए वहाँ लोग भेजे थे। तो सुधीर रंजन मोहंती ने एक प्रोजेक्ट किया था रोगी कल्याण समिति के नाम से। सुधीर रंजन मोहंती उस समय इंदौर के कलेक्टर थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसके लिए कि उन्होंने पूरा इंदौर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था यशवंतराव, उसे पूरा साफ सफाई करवाया। पूरा मतलब उसको एक आज से आप 25 साल पहले सोच सकते हैं, 25, 26, 27 साल पहले की बात होगी जब उन्होंने ये सब काम कराया था, कि पैसे की कमी होती थी। मतलब ये आप सोचिए 90s की बात है, पैसे की कमी होती थी, इन्वॉल्वमेंट की कमी होती थी, दवाइयों की कमी होती थी, बीमारियां बहुत फैलती थी। उसी समय ये चूहों की वजह से प्लेग फैला था। तो उन्होंने पूरा इंदौर साफ कराया था, हॉस्पिटल पूरा साफ कराया था। चूहे वहाँ करोड़ों की संख्या में भरे हुए थे हॉस्पिटल में, वो साफ सूफ करा के उन्होंने, वो आप यशवंतराव हॉस्पिटल जिन्होंने देखा है वो जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें कितनी मेहनत लगी होगी। और इस तरह का उनने पूरा रोगी कल्याण समिति लोगों की मदद से, इसमें सरकार का बहुत कम पैसा लगा था, लोगों की मदद से, लोगों को इन्वॉल्व करके, लोगों को एनकरेज करके उन्होंने ये सब काम किया था। और रोगी कल्याण समिति पूरे प्रदेश में क्या क्या काम कर रही थी, उस समय उसके कोऑर्डिनेटर भी थे, हेल्थ सेक्रेटरी डीएस माथुर साहब थे, जो बाद में 2G स्कैम के समय वो टेलीकॉम सेक्रेटरी थे इंडिया के। वो भी बहुत ही शानदार ऑफिसर थे, 2010 में शायद रिटायर हुए। अब रोगी कल्याण समिति जो मध्य प्रदेश का था प्रोजेक्ट, वो शॉर्टलिस्ट हुआ। एक प्रथम करके प्रोजेक्ट था बॉम्बे का, माधवन थे उसके मेरे ख्याल से डायरेक्टर, और उन्होंने ये स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने
स्लम एरियाज में छोटे छोटे स्कूल्स खोल के प्राइमरी शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन कितनी आज आप सोच सकते हो। ये दिल्ली में जो बातें कर रहे हैं केजरीवाल वगैरह, आज से 25 साल पहले स्कूलों की क्या हालत थी स्लम्स एरिया में, खासकर उन्होंने वहाँ पे ऐसे स्कूल तैयार किए। और तीसरे थे श्री मोहम्मद यूनुस, जो ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष थे, बांग्लादेश से आते थे। उन्होंने एक बहुत ही नॉवल प्रोजेक्ट चालू किया था, SHGs जिसको आज हम कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो फाइनेंस करते हैं, छोटे छोटे ग्रामीण बैंक ने छोटे छोटे फाइनेंस प्रोवाइड किए बांग्लादेश की प्रगति के लिए। आपको याद होगा कि 2000 और उसके पहले बांग्लादेश कितना गरीब देश था। आज उसकी पिछले 10-15 साल में, अभी तो फिर हालत खराब हो गए लगते हैं, लेकिन पिछले 10-15 साल में उसने प्रगति इतनी अच्छी कर ली थी कि भारत से भी बेटर उसकी रेट ऑफ ग्रोथ आ रही थी, 8.7% ऐसा कुछ आ रहा। तो ये मोहम्मद यूनुस साहब, उस समय ग्रामीण बैंक का प्रोजेक्ट उनका शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स के बीच में वहाँ पर प्रेजेंटेशन था टोक्यो में। जापान के प्राइम मिनिस्टर वहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर वहीं थे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वहीं थे, अमर्त्य सेन जी खुद आए हुए थे। ये बहुत बहुत ही बड़ा, मतलब नोबेल प्राइज के बराबर का आप सोच सकते हैं ये फंक्शन था, जिसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं जो आप देख सकते हैं। अब उस अवार्ड फंक्शन में जो प्रेजेंटेशन और जो पूरे रोगी कल्याण समिति का जो कार्यक्रम था, वो सब मैंने मोंती साहब के साथ मिलकर बनाया था। तो अंत में जब उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, उस समय बहुत कम, मतलब प्रोजेक्टर से प्रेजेंटेशन होते थे। वो अभी भी जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट और ये सब है, ये सॉफ्टवेयर बहुत कम अवेलेबल थे। खैर, जो भी हुआ बहुत इम्प्रेसिव था। और अंत में आप सोच सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस जी के होते हुए भी हम प्रथम प्राइज पाने में सफल रहे थे। तो एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि मोंती साहब एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग। और हो सकता है कुछ गलत लोगों, अभिलाष टाइप कुछ लोगों के साथ फंस गए, लेकिन उस आदमी में एक ऑफिसर के तौर पर इतनी कैलिबर थी कि उसे कैबिनेट सेक्रेटरी बनना चाहिए था देश का। चीफ सेक्रेटरी वो बने मध्य प्रदेश के, लेकिन उनमें उतनी कुव्वत है, आज भी शायद भोपाल रहते हैं, लेकिन वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनने लायक थे। हो सकता है कुछ और कमियां हो, लेकिन जो अच्छाइयां वो मैं आपको बता रहा हूँ। माथुर साहब का तो आप जानते ही हैं, वो टेलीकॉम सेक्रेटरी थे देश के। तो अब आप ये देखिए वक्त ने कैसा पलटी मारा। 2005 पहुंचते पहुंचते यूनुस को इसी ग्रामीण बैंक प्रोजेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, और आज वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर हैं ऐसा मान लें। यानी क्योंकि वो टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, इसलिए उन्हें चीफ एडवाइजर कहा जा रहा है। तो वक्त कैसा बीतता है, उस समय वो 60-62 साल के थे, आज 82 साल के हो चुके हैं, और एक लंबा जीवन उन्होंने जिया। इसके पहले काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहे। ये हसीना के टाइम पे उन्होंने उनके कुछ लोगों को बंद भी कर दिया था, और काफ़ी उन पे आरोप लगे थे इसके। लेकिन जहाँ भी फाइनेंस होगा वहाँ थोड़ा बहुत आरोप तो लगेंगे ही, लेकिन तब भी वो उतने ही सरल सिंपल आदमी थे। हमारी वहाँ अच्छी मुलाकात हुई थी उनसे, वही कुर्ता पजामा पहन के वो घूमते थे, और कमोबेश वैसे ही दिखते थे। आज थोड़े ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, लेकिन जो उनमें सिंप्लिसिटी थी और जो बांग्लादेश के लिए उनके मन में सपना था, उस बारे में मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आज ऐसा आदमी बांग्लादेश को लीड कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये जो हिंदू मुस्लिम और ये वो दंगे चल रहे हैं, इसमें उसको सुलझाने में और सांप्रदायिक एकता कायम करने में वो बहुत सफल होंगे। तो एक ये छोटी सी जो हम लोग की लिंक बन जाती है, जैसे कुछ बांग्लादेशी आज हमारे छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उसी तरह का एक लिंक मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।